नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम पूरे भारतीय संविधान को डिटेल में यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आज हम संविधान की 29वीं क्लास को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पंचायती राज को कवर किया था, उसके इतिहास को देखा, उसके लिए बनने वाली समितियों को देखा, किस समिति ने क्या सिफारिशें करी उनको देखा, फिर कैसे संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को मिला उसको कवर किया, और फिर पंचायती राज से जुड़े हुए जो आर्टिकल्स थे आपके उनको हमने उस वीडियो में कवर किया। आज हम स्थानीय स्वशासन का ही जो दूसरा पार्ट है जिसमें हम नगरीय शासन के बारे में बात करते हैं, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहां पर देखेंगे। इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनते हैं, जो बन चुके हैं, आज के वीडियो में हम उनको कवर कर जाएंगे। और इसके बाद एक और चीज इसी आर्टिकल में जोड़ी गई थी 97th, जब 97वां संविधान संशोधन किया गया था 2011 में, सहकारी समितियां। तो सहकारी समितियों के बारे में और इनसे जुड़े हुए आर्टिकल उनको भी आज के वीडियो में कवर कर जाएंगे। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में। ज्यादा अलग चीज नहीं है, बस जैसे पंचायती राज ग्रामीण शासन से जुड़ा हुआ है, वैसे ही शहरी इलाकों के लिए नगरीय स्थानीय स्वशासन है। ठीक है, इससे क्या क्या पॉइंट हैं, सबसे पहले इसके विकास को देखते हैं। नगर निकायों का विकास 1688 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि भारत में सबसे पहले नगर निगम कहां पर बनाया गया, तो आप कहेंगे मद्रास में 1688 में। ठीक है, 1726 में जो दो अलग प्रेसिडेंसियां थी, एक कलकत्ता और बंबई, यहां पर भी नगर निगम की स्थापना करी गई। अंग्रेजों के द्वारा की गई है 1688 में मद्रास में और 1726 में कलकत्ता और बंबई में। इसके बाद वही पॉइंट कि 1882 में रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव जारी किया, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र। तो स्थानीय स्वशासन का अधिकार पत्र किसके द्वारा लाया गया या किसके प्रस्ताव को कहा जाता है, तो रिपन के प्रस्ताव को कहते हैं। इसीलिए रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, पंचायत वाले वीडियो में भी हमने देखा था, क्योंकि स्थानीय स्वशासन में आपके दोनों आते हैं, गांव के लिए पंचायती राज, शहरों के लिए नगरीय स्वशासन, जिसमें हम नगरपालिका, नगरपालिका परिषद, नगरपालिका निगम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद 1907 में हॉब हाउस की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन यहां पर बनाया गया था। अंग्रेजों के द्वारा शक्तियों के विभाजन के लिए, विकेंद्रीकरण करने के लिए एक आयोग बनाया गया, जिसे रॉयल कमीशन कहा गया। यह भी बेसिकली स्थानीय स्वशासन से ही संबंधित था। 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट पारित कर दिया गया। यह भी आपके शहरों से ही संबंधित था, कैंटोनमेंट एक्ट, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो ये नगर निकायों का इतिहास। इसके बाद सीधा आप जानते हैं 1992 का जो संविधान संशोधन था 74वां, उसके तहत नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और फिर उसके आर्टिकल हम अब यहां पर कवर करेंगे। अगला है हमारा नगरीय प्रशासन का संवैधानिककरण, यानी इसको संवैधानिक दर्जा कब कैसे दिया गया, अब इसको देखते हैं। नगर शासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1992 का जो अधिनियम है, दो अधिनियम आते हैं इस वर्ष। पहला अधिनियम आपका 73वां संवैधानिक संशोधन था, जो पंचायती राज से संबंधित था, और दूसरा संशोधन था 74वां संवैधानिक संशोधन, ये आपके नगर निकायों से संबंधित था। तो 73वां किससे है? पंचायती राज, 74वां नगर निकाय। 73 वाले को लास्ट वीडियो में कवर किया था, आज हम इस वाले संशोधन को देखेंगे। दोनों आपके 92 में पारित होते हैं, दोनों लागू जो होते हैं 1993 में होते हैं। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, और जो नगर निकायों से संबंधित अधिनियम है, ये 1 जून 1993 से लागू हुआ। तो दोनों की आपने डेट याद करनी है, कब से ये लागू किए गए। ठीक है, कौन सा संशोधन है और किस वर्ष लागू हुआ, यह पूछा जाता है। इस 74वें संशोधन के तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, जिसे कहा गया भाग 9 का।
आप जानते हैं लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी कि जब 73वां संशोधन किया गया था उस समय संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों को जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज को जोड़ा गया। अब 74वें संशोधन के तहत इसी भाग 9 का एक दूसरा पार्ट 9 का यहां पर बनाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा पंचायती राज से संबंधित भाग कौन सा है, तब आप कहेंगे वो भाग आपका भाग 9 है। और अगर आएगा नगर निकायों से संबंधित भाग कौन सा है, तब आप कहेंगे आपका वो भाग 9 का है। और इसी के तहत याद कर लीजिए, आगे हम बात भी करेंगे सहकारी समितियां। सहकारी समितियों से संबंधित है आपका भाग 9 ख, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तीनों पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, सिर्फ हम 9 को देखते हैं और कंफ्यूज वहां पर हो जाता है। तो 9 पंचायतों से है, 9 का नगर निकायों से है और 9 ख आपके सहकारी समितियों से संबंधित है। जो भाग 9 है इसे 73वें संशोधन के तहत 1993 में जोड़ा गया, 9 क को 74वें संशोधन के तहत 1993 में और 9 ख को जो जोड़ा गया वो 97वां संविधान संशोधन था 2011 में। ठीक है, इसे नगर पालिका नाम से उल्लेखित किया गया। जैसे भाग 9 को पंचायत नाम दिया, इसी प्रकार 9 क को नाम दिया गया नगर पालिका। तो इस पूरे भाग का नाम जो 9 का है नगर पालिका है और इसी नगर पालिका में हम नगर पालिका परिषद को भी देखेंगे, नगर पालिका निगम को भी देखेंगे, जिसको बाद में नगर निगम कहा जाने लगा। इस भाग के अंतर्गत 243 त से लेकर 243 य छ तक आर्टिकल्स यहां पर जोड़े गए। तो आपके नगर निकायों से संबंधित आर्टिकल कहां से कहां तक हैं? 243 त से लेकर 243 य छ तक। इंग्लिश में भी हमने लिखा है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। पहले ये पी से लेकर आगे चलता गया, क्यू आया, आर आया, एस आया, टी आया, यू आया, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और फिर जेड के बाद जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, इस तरीके से जेड जी तक ये आपका जाता है। इससे पहले के जो आर्टिकल्स थे वो हमने पंचायती राज में कवर किए। अब इन आर्टिकल्स के बारे में हम आज जानेंगे और इसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं वो सहकारी समितियों से हैं। तो भाग 9 का जो आपका पूरा आर्टिकल्स हैं, इसी में पंचायती राज है, इसी में नगर पालिका है, इसी में आपकी सहकारी समिति है। इसी संशोधन के तहत जो 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, इसी के तहत संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी जिसे कहा गया 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था जिसका संबंध पंचायती राज से है और 74वें संशोधन के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में उन विषयों को रखा गया है जिन पर अधिकार है, उन पर कानून बनाने की शक्ति है नगर निकायों को। इस अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। तो नगर पालिकाओं को कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? 18 विषय। जबकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो 11वीं अनुसूची है जिसमें पंचायतों के विषय रखे गए हैं, उसमें कितने विषय थे? 29। तो आपको पूछा जाता है पंचायतों को कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? 29। हमें कैसे पता? क्योंकि इन विषयों को एक सूची में रखा गया है 11वीं अनुसूची में, उसमें कुल 29 विषय हैं। इसी प्रकार नगर निकायों के विषयों को 12वीं अनुसूची में रखा गया है, इसमें कुल आपके 18 विषय हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं साथ साथ में आपको पंचायत के साथ चीजों को रिलेट करते हुए हम यहां पर चले, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो कंफ्यूजन है, वो भी क्लियर होते हुए रहें। ठीक है, ये हमने इस संशोधन के बारे में जाना। अब इसके अनुच्छेदों की तरफ चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन के प्रमुख उपबंध कब आया, इसके तहत कौन सा भाग जोड़ा गया, इसके तहत कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, उन सबको हमने देखा। अब इसके एक एक आर्टिकल को डिटेल में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले है आर्टिकल 243 का त पार्ट, जिसे 243 पी कहा जाता है। इसमें परिभाषाएं लिखी गई हैं। जैसे जो आर्टिकल 243 था उसमें क्या थी? उसमें पंचायतों से संबंधित परिभाषाओं को लिखा गया था। तो ऐसे ही नगर निकायों की परिभाषाएं किसमें हैं? 243 त में है। कौन कौन सी परिभाषाएं हैं इसमें? जो प्रमुख हैं वही मैंने यहां पर लिखी हैं। बाकी इसमें जिले की परिभाषा थी कि राज्य में जिनको जिला माना गया है, नगर पालिकाओं के संदर्भ में भी उनको जिला माना जाएगा, तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली है समिति। समिति क्या होगी इसके तहत? इसका अर्थ है अनुच्छेद 243 ध के तहत यानी 243 एस के तहत गठित की गई कोई भी समिति, चाहे वह वार्ड समिति हो या अन्य समिति हो, उसे समिति माना जाएगा।
सिंपल भाषा में कहें, अभी हम आगे एक आर्टिकल पढ़ेंगे 243 ध या 243 एस। इसके तहत वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान है। तो यह कहा गया है कि नगर पालिका में आगे यानी कि पूरे भाग में आपको कहीं पर भी अगर समिति देखने को मिलता है, उसका मतलब या तो वार्ड समिति होगा या इस आर्टिकल के तहत बनी कोई दूसरी समिति। तो नगर निकायों में किसी भी समिति का गठन किसके तहत होता है? इस आर्टिकल के तहत। तो इसके तहत जो भी समिति बनेगी उसे समिति माना जाएगा, यह इसमें कहा गया है। दूसरी परिभाषा है नगर पालिका की। इसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसी संस्था शामिल है जिसे अनुच्छेद 243 थ के तहत नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए गठित किया गया है। जैसा मैंने आपको ऊपर कहा कि इस पूरे भाग का नाम क्या दिया है? नगर पालिका। तो इसमें नगर पालिका को परिभाषित किया गया है। आगे हम एक आर्टिकल और पढ़ेंगे अभी 243 था, उसमें नगर पालिकाओं के गठन की बात कही गई है। तो यहां पर नगर पालिका की परिभाषा यह दी गई है कि इस आर्टिकल के तहत नगरीय स्वशासन के लिए जो भी संस्था बनाई जाएगी उसे ही नगर पालिका माना जाएगा। यानी चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो नगर परिषद हो, उन सब के लिए इसमें एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जहां पर भी हम नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे वो चीज तीनों स्तरों के लिए है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। फिर है पंचायत। इसका संबंध किसी भी ऐसी पंचायत के गठन से है जिसका गठन अनुच्छेद 243 बी के तहत है। इसको हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ा था कि पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है? 243 बी में। तो पंचायत किसको माना जाएगा? कोई भी ऐसी संस्था जिसका गठन इसके तहत है उसे पंचायत माना जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यह है 243 का त पार्ट यानी कि 243 का पी पार्ट, जिसमें हमने परिभाषाएं आपको दी गई हैं नगर निकायों से संबंधित। अगला आर्टिकल है 243 का थ पार्ट या 243 क्यू। दोनों एक ही नाम है, कुछ पेपर में हिंदी में दे देता है, कुछ पेपर में इंग्लिश अल्फाबेट में दे देता है। आपको कंफ्यूजन ना हो और आप साथ साथ में कवर कर पाएं, इसलिए मैंने दोनों भाषा में यहां पर लिखा है। 243 क्यू में नगर पालिकाओं के गठन की बात कही गई है, और सिर्फ नगर पालिकाओं के नहीं, नगर पालिका परिषद की, नगर पालिका निगम की या नगर पालिका क्षेत्र की, सारी नगर पालिकाएं, जो 3 हमारे स्तर होते हैं, नगरों में भी 3 ही स्तर होते हैं। जैसे पंचायती राज में 3 होते हैं, क्षेत्र पंचायत, आपकी ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, वैसे ही यहां पर 3 होते हैं। तो नगर पालिकाओं के गठन की बात 243 क्यू में कही गई है, ठीक है। इसमें नगर पालिकाओं के 3 स्तरों की बात कही गई है। पहले स्तर पर नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत का गठन उन क्षेत्रों में होगा जो क्षेत्र पहले गांव थे लेकिन धीरे धीरे शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं, उनका डेवलपमेंट उनका हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्र जो परिवर्तित क्षेत्र हैं, परिवर्तित क्षेत्र कैसे? गांवों से शहरों में बन रहे हैं, उनमें जो पंचायत बनेगी उसे नगर पंचायत कहा जाएगा। ऐसे क्षेत्र जो शहर बन चुके हैं लेकिन अभी छोटे शहर हैं, ज्यादा बड़े शहर हुए नहीं हैं, वहां पर बनेगी नगर पालिका परिषद। यह बनेगी छोटे शहरों के लिए। और ऐसे बड़े शहर जो पूर्णतः विकसित हो चुके हैं, प्रॉपर बड़े शहर हैं, उनके लिए बनेगा नगर पालिका निगम, जिसे हम शॉर्ट में नगर निगम कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो परिवर्तित हो रहे हैं वहां पर नगर पंचायत, ऐसे क्षेत्र, ऐसे शहर जो छोटे हैं अभी, उनके लिए नगर परिषद, और ऐसे क्षेत्र जो बड़े शहर हैं उनके लिए नगर निगम। तो 3 स्तरों पर यह बनता है, जैसे ग्रामीण में बनता है, ठीक है। ये किसके तहत है? 243 क्यू नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। क्वेश्चन आता है कि पंचायतों के गठन से संबंधित बताइए, नगर पालिका के गठन से संबंधित बताइए, ठीक है। जो पंचायतों का गठन होता है वो 243 ख के तहत होता है, यानी बी के तहत, और नगर पालिकाओं का गठन 243 थ के तहत है। तो वो ख है, ये थ है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ही आर्टिकल्स के सारे सब पार्ट हैं तो कंफ्यूजन होना यहां पर लाजमी है। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द एक छोटा सा वीडियो आपको देने की, जिसमें हम पंचायतों के, नगर पालिकाओं के और सहकारी समितियों के सारे आर्टिकल्स को एक टेबल के माध्यम से कंपेयर करते हुए और ट्रिक के द्वारा उनको याद करने का प्रयास करें। क्योंकि पंचायतों के आर्टिकल, नगर निकायों के आर्टिकल, खासकर इन दोनों के बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो 243 क्यू किससे है? नगर पालिकाओं के गठन से। हमने देखा कितने स्तर पर गठन होता है। इसके बाद है 243 का द पार्ट, या जिसे 243 आर कहते हैं। यह नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है कि इनका जो संरचना होगी, कौन कौन शामिल होंगे तो कैसे शामिल होंगे, ये बनेंगे कैसे, वो बताया गया है 243 आर में, ठीक है, यानी द में।
प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा, जिसे वार्ड कहा जाएगा। यानी हर नगरपालिका क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा और इन क्षेत्रों को वार्ड कहा जाएगा। किसके तहत? ये संरचना के तहत है। नगरपालिका के सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। यानी नगरपालिका में जो वार्ड होते हैं, जो वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, वो भी डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाएंगे। और जो महापौर होता है, जिसे मेयर भी कहते हैं, महापौर भी कहते हैं, वो भी डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाएगा। जबकि जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत में हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। यही एक मेन डिफरेंस है। जो महापौर होता है, मेयर को महापौर कहा जाता है। जो आपके नगर निकायों के प्रमुख होते हैं, वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसको आपने ध्यान रखना है। नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, यह भी राज्य के विधानमंडल को शक्ति दी गई है। अगर वो चाहे तो इनडायरेक्ट भी चुन सकते हैं नगरपालिका के अध्यक्ष को, लेकिन मुख्यतः सभी जगह पर यह डायरेक्ट ही चुना जाता है। ठीक है, तो यह था 243 का द पार्ट, जिसमें नगरपालिकाओं की संरचना है। इसके बाद आता है 243 का ध पार्ट या 243S, जिसको कहा जाता है। इसमें वार्ड समितियों के गठन और उनकी संरचना के बारे में बताया गया है। जैसा हमने ऊपर बात करी थी कि वार्ड समितियां बनेंगी 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के क्षेत्र में एक या अधिक वार्डों को मिलाकर एक वार्ड समिति यहां पर बनाई जाएगी। इसकी संरचना के बारे में, इसके कार्यों के बारे में जो भी उपबंध करना होगा, वो राज्यों की विधानमंडल को अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो वार्ड समिति का गठन किसके तहत होता है? एस से याद कर लीजिए, समिति। 243S के तहत होता है। ठीक है, इसके बाद आता है 243 का न पार्ट यानी 243 का टी पार्ट। यह नगर पालिकाओं में आरक्षण से संबंधित है। पंचायतों में आरक्षण से संबंधित कौन सा था? पंचायतों में आरक्षण से संबंधित था 243 का आपका घ पार्ट, जिसे डी पार्ट कहा जाता है। और यहां पर है आपका ना पार्ट। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि नगर पालिकाओं में SC ST महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। OBC के बारे में राज्य विधानमंडल फैसला कर सकते हैं देना है या नहीं देना है। महिलाओं के प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में 1/3 आरक्षण यहां पर देना अनिवार्य है। तो लगभग इसमें वही प्रावधान है आरक्षण को लेकर के कि किन किन वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा, किन वर्गों पर राज्य अपने हिसाब से दे सकता है, और महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? कम से कम 1/3 आरक्षण। ठीक है, तो आरक्षण से संबंधित है आपका 243 का टी पार्ट। इसके बाद है नगर पालिकाओं की अवधि। ये 243 प यानी 243 यू में है। पंचायतों की अवधि किस में थी? 243 ई में थी। नगर पालिकाओं की 243 यू में है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष तक निर्धारित है। सेम वही प्रावधान है, बस आर्टिकल चेंज हो गया और यहां पर नगर पालिका आ गया, वहां पर पंचायत था। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। अगर किसी नगर पालिका का विघटन 5 वर्ष से पहले हो गया तो शेष कार्यकाल के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाएंगे और एक नई नगर पालिका का गठन किया जाएगा। कब? शेष कार्यकाल के लिए। ठीक है, पूरे 5 साल के लिए नहीं। अगर विघटन के समय नगर पालिका की शेष अवधि 6 महीने से कम बची है तो चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं होगा। तो अवधि किस में है? 243 यू में है। इसके बाद आता है 243F यानी कि 243V। ये सदस्यता से निहरताएं यानी अयोग्यता के बारे में बताता है कि किस तरीके से आपकी नगर पालिका की सदस्यता जा सकती है। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है। डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के कोई भी अगर विवाद होता है तो वो राज्य विधानसभा के सामने जाएगा। विधानसभा के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसके सामने सारे फैसले होंगे। ठीक है, फिर है 243 का ब पार्ट यानी 243W। ये नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं उत्तरदायित्वों से संबंधित है। जैसे पंचायतों से कौन सा था? 243 का जी पार्ट, और नगर पालिकाओं की शक्तियों से है 243 का डब्ल्यू पार्ट। अभी आप इन कॉन्सेप्ट को समझिए कि किस चीज में क्या बात कही गई है, क्या इनका इतिहास है। बहुत जल्द जब हम टेबल के माध्यम से इनको आर्टिकल्स को ऐसे कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आपको एक साथ नगर पालिका के भी, पंचायत के भी और सहकारी समिति के भी आर्टिकल याद हो जाएंगे। नगर पालिकाओं के अधिकार क्या क्या हैं? आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार करना, ऐसा कार्य करना जो संवैधानिक प्रावधान के द्वारा प्रदत्त हो यानी संविधान के द्वारा उनको दिया गया हो। 12वीं अनुसूची के 18 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। तो ये इनकी शक्तियां हैं, ये इनके उत्तरदायित्व हैं। ठीक है, किसमें है उत्तरदायित्व? 243W में। फिर है 243 का भ पार्ट।
यानी 243X, नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां एवं उसकी निधियां। तो नगर पालिकाओं के द्वारा टैक्स लगाने की शक्ति है किस आर्टिकल में? 243X में। ठीक है, एक्स में टैक्स। अनुच्छेद 243 म की बात करें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे 243Y लिखा जाएगा इंग्लिश में, और यह वित्त आयोग से संबंधित है। अब यहां पर वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की बात हो रही है, और यहां पर ऐसा नहीं है कि नगर पालिका के लिए एक अलग सा वित्त आयोग बनाया जाएगा। नगर पालिका के लिए वित्त आयोग की व्यवस्था किस पे है? तब आप कहेंगे 243Y में है, और इस आर्टिकल में लिखा गया है कि 243I के तहत, 243I यानी 243 का जो झ पार्ट है, जो पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन की बात करता है, इस वाले आर्टिकल में यह लिखा गया है कि पंचायतों के लिए जो वित्त आयोग बनेगा, वही वित्त आयोग नगर पालिका के लिए भी काम करेगा। इसमें व्यवस्था है कि कौन सा वाला? 243 झ के तहत गठित राज्य वित्त आयोग ही नगर निकायों के लिए काम करेगा, उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, टैक्स में राज्य और नगर पालिकाओं को कितना मिलेगा वो सब वही आयोग करेगा। तो कोई अलग सा गठन नहीं होगा, सिर्फ इतना लिखा है कि 243Y में नगर निकायों के लिए वित्त आयोग की व्यवस्था है, और व्यवस्था क्या है कि जो पंचायत के लिए बनाया गया है राज्य वित्त आयोग, वही इनके लिए काम करेगा। ठीक है, इसी प्रकार 243Y में यानी 243Z में नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा की बात कही गई है, यानी इनके खातों की जांच करना, इनके जो लेखा परीक्षण है वो करना विधानसभा का काम है, विधानसभा चाहे तो कर सकती है इस आर्टिकल के तहत। फिर है 243 का य क पार्ट, य यानी कि Z, क यानी कि ए, 243ZA, ये नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित है। इसमें नगर पालिका के निर्वाचन के बारे में, इनके चुनाव के बारे में बताया गया है, और ZA में यह बताया गया है कि जो पंचायतों के लिए राज्य चुनाव आयोग बनाया गया था, वही राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका के सभी चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची को भी तैयार करेगा और चुनावों का संचालन भी करेगा। तो जो राज्य वित्त आयोग होते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग हैं, ये पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए अलग अलग नहीं होते, ये एक ही आयोग हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? देखिए, आपसे पूछेगा राज्य वित्त आयोग का गठन किस में है, तब आप कहेंगे राज्य वित्त आयोग का गठन 243 में है, यानी 243I में है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पंचायतों के लिए वित्त आयोग की व्यवस्था किस में है, तो भी आर्टिकल यही आंसर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा कि नगर निकायों के लिए वित्त आयोग किस में है, तब आपने इसको टिक नहीं करना है, तब आपने 243 के जो म पार्ट है यानी Y पार्ट है उसको टिक करना है, क्योंकि नगर पालिकाओं के लिए किस में है वित्त आयोग? इस वाले आर्टिकल में है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, निर्वाचन हमने देखा, ZA में इसका निर्वाचन है। इसके बाद एक नया आर्टिकल है, यानी कि नई चीज है जो पंचायतों में नहीं है, वो है जिला योजना समिति। जिला योजना समिति 243ZD के अंदर आती है, यानी Y य घ के अंतर्गत आता है। प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। इसके तहत इसका मेन काम होगा जिले की पंचायतें और नगर पालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित कर संपूर्ण जिले के लिए एक विकास का मॉडल तैयार करना। तो पूरे जिले के लिए विकास की योजनाओं को बनाना, अलग अलग नगर पालिकाओं ने जो काम किए हैं उन सबको एक साथ लेकर, नगर पालिका, पंचायत, उनको लेकर के, तो जिला योजना समिति किसके तहत बनाई जाती है? ZD के तहत बनाई जाती है। जिला योजना समिति में कम से कम 4/5 भाग सदस्य जिला स्तर की पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे, यानी एक जिले में जिला योजना समिति बनाई जाएगी इस आर्टिकल के तहत। इस समिति में जो आपके 4/5 सदस्य होंगे, उस जिले के अंदर जितनी नगर पालिकाएं हैं, जितनी पंचायतें हैं, उनके सदस्य ही होंगे। और डिसाइड कैसे होगा कि कितने नगर पालिका से आएंगे, कितने पंचायतों से आएंगे? जनसंख्या के आधार पर। अगर नगर निगमों में ज्यादा जनसंख्या है तो नगर पालिका के ज्यादा मेंबर होंगे, उसी अनुपात में होंगे। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं जिला पंचायत, जिला योजना समिति में? लोकल जो वहां के म्युनिसिपैलिटीज हैं, 4/5 सदस्य। इसको याद करना, क्योंकि आगे हम महानगरीय योजना समिति भी पढ़ेंगे, तो इसमें भाग है 4/5। इनका अनुपात जिले में नगर और ग्राम की जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, तो यहां पर सदस्य चुने जाते हैं जिला योजना समिति में, चाहे वो नगर पालिका के सदस्य हो, नगर निगम के हो, चाहे पंचायतों के हो। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरा आर्टिकल है 243 का यह ड पार्ट, जिसे ZE कहते हैं।
यह महानगरीय योजना समिति से संबंधित है। इसका मेन काम पूरे महानगर के लिए, उसका जिले के लिए था, इसका पूरा महानगर के लिए है। ठीक है। महानगरीय योजना समिति में कम से कम 2/3 भाग सदस्य जिला स्तर की पंचायतों, नगर पालिकाओं के अध्यक्षों में से चुने जाते हैं। वहां पर सदस्य थे 4/5। यहां पर पूरे महानगर में जितनी नगर पंचायतें होंगी, जितने नगर निगम होंगे, जितनी आपकी क्षेत्र पंचायतें होंगी, उनके अध्यक्षों को चुना जाएगा इस महानगरीय योजना समिति के अंदर। और कितने होंगे? 2/3 सदस्य। ठीक है। तो यह है महानगरीय योजना समिति। और फिर हमने ऊपर देखी जिला योजना समिति। इसके बाद जो अंतिम आर्टिकल है नगर निकायों से जुड़ा हुआ, वो है 243 का ZG, जिसे यच कहा जाता है, या और छ। ठीक है। इसमें कहा गया है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन। यानी अगर नगर निकायों के चुनाव से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि न्यायालय इंटरवीन नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किसमें कहा गया है? 243 ZG में। और इसे ही हमने पंचायतों में भी पढ़ा था। पंचायतों में जो अंतिम आर्टिकल था 243 का अणा पाठ यानी ओ पाठ, वो किससे था कि निर्वाचन के मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो वो पंचायतों में है। और इसमें कौन सा है? ZG है। ठीक है। तो ये हमने नगर निकायों के बारे में पढ़ा, उनके आर्टिकल्स को देखा। मैंने कोशिश करी आपको साथ साथ में पंचायत के आर्टिकल के साथ इनको रिलेट करने की। कुछ नई चीजें थी, उनको भी हमने साथ में कवर किया। ऐसे ही इनके आर्टिकल्स को आप नोट करके इनके सामने इनकी जो महत्वपूर्ण बात है उसको लिखेंगे, 1-2 बार उसको पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। और जब हम टेबल के माध्यम से इनको साथ साथ में कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, तब आपके सारे जो डाउट हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं सहकारी समितियों के बारे में। सहकारी समितियों को लेकर के अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस 3-4 क्वेश्चन हैं इनकी स्थापना को लेकर के, संवैधानिक दर्जा को लेकर के। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत दिया गया था। ठीक है। इस संशोधन के तहत संविधान में सहकारी समितियां नाम से एक भाग जोड़ा गया, जिसे भाग 9 कहा गया। और इस भाग के अंदर 243 ZH से लेकर के ZT तक यहां पर प्रावधान है। ZG तक कहां के लिए है? नगर निकायों के लिए। G के बाद H से शुरू हो जाते हैं फिर सहकारी समितियों का। ठीक है। तो 243 से लेकर 243 O तक किससे है? पंचायतों से। 243 O से लेकर के 243 ZG तक वो नगर निकायों से हैं। और ZH से लेकर ZT तक आपके सहकारी समितियों से हैं। तो एक बहुत लंबा ये भाग है, जो भाग 9 का 9 ख है। तो इसको ध्यान रखना, कहां से कहां तक कौन किससे संबंधित है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जे के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? 97वां संविधान संशोधन। ठीक है। इस संशोधन के तहत नया भाग तो जोड़ा ही गया, DPSP में भी एक संशोधन किया गया। इसके तहत राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों यानी जो DPSP होते हैं हमारे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। जो आर्टिकल 43 है ये सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने से संबंधित है, कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। यानी राज्य प्रयास करेंगे कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन करें इनके गठन के लिए, और इनको एक अच्छा माहौल यहां पर देने का प्रयास करेंगे। कौन? राज्य। तो सहकारी समितियों को लेकर के आपने संशोधन याद करना है, वर्ष याद करना है, कौन से आर्टिकल कहां से कहां तक हैं, पहले तो आपको वो पता होने चाहिए, फिर किस आर्टिकल में क्या है तब उसकी बात अलग है। तो पहले आपको रेंज पता होनी चाहिए कि पंचायतों के 243 से 243 O तक हैं, नगर निकायों के 243 P से लेकर 243 ZG तक हैं, और सहकारियों के 243 H से लेकर 243 T तक हैं, साथ में Z। ठीक है। और उसके बाद आपने कौन सा नया DPSP जोड़ा गया और इसमें क्या बात कही गई है, यह आपको पता होने चाहिए। तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके ये पूछे जाते हैं, और भाग भी पूछा जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके इन नोट से आपको ध्यान रखना है। अब इसके कुछ आर्टिकल हैं। सहकारी समितियों के आर्टिकल अभी ज्यादा नहीं पूछे जाते, जिस हिसाब से सबसे ज्यादा पंचायतों के पूछे जाते हैं, फिर नगर निकायों के अभी नहीं पूछे जाते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में आपसे पूछे जाने लगे सहकारी समितियों के। तो इनको भी नोट कर लें। सबसे पहले 243 ZH है, साथ में मैंने हिंदी में भी लिखा है। इसमें परिभाषाएं दी गई हैं, जैसा इंट्रोडक्शन दिया होता है, परिभाषाएं जो सिंपल होती हैं। 243 ZI में
सहकारी समितियों के निगमन की बात कही गई है, इनके नियमन के लिए इनको कैसे बनाया जाएगा, कैसे कार्य करेंगे, वो सब इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सहकारी समितियों के संस्थापन के लिए नियमन एवं इनके बंद करने संबंधी नियम राज्य विधानमंडल यहां पर बनाएगा। 243 ZJ में बोर्ड के सदस्यों और उनके पदाधिकारियों की संख्या अवधि के बारे में बताया गया है। बोर्ड यानी जो सहकारी समितियों का एक निदेशक बोर्ड बनेगा, तो उसमें कौन कौन सदस्य होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, उनका टाइम पीरियड क्या होगा, वो इसमें बताया गया है 243 ZJ में। राज्य विधानमंडल के द्वारा निश्चित की गई संख्या के अनुसार सहकारी समिति बोर्ड के निदेशक होंगे, यानी इनके अधिकारियों की संख्या कौन डिसाइड करेगा, राज्य का विधानमंडल। और किससे अधिक नहीं हो सकते, 21 मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, जो बोर्ड सदस्य बनाए जाएंगे, बोर्ड डायरेक्टर बनाए जाएंगे, मैक्सिमम कितने होंगे किसी भी सहकारी समिति में, 21 होंगे। इसके बाद 243 का ZK पार्ट है, इनका निर्वाचन कैसे होगा ये बताया गया है। इसके नियम भी विधानसभा के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। ZL में बोर्ड का विघटन, निलंबन, अंतरिम प्रबंधन किया गया है, यानी कि अगर जो सहकारी समिति का निदेशक बोर्ड है उसका विघटन हो जाए, निलंबन हो जाए, तो कैसे वो चलेगा, किस तरीके से उसका निलंबन होगा, वो सब इसमें बताया गया है ZL में। 243 ZM में सहकारी समितियों के खातों के लेखा परीक्षण की बात कही गई है। 243 ZN में आम सभा की बैठक बुलाने की बात कही गई है। 243 ZO में सदस्यों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। विधानमंडल सहकारी समिति के हर सदस्य को सहकारी समिति से जो भी जुड़े हुए कागजात हैं, सूचनाएं हैं, खाते की जानकारी है, वो सब उपलब्ध करवाने का प्रावधान करेगा कि जो जो सहकारी समितियों से जुड़े हैं उन सबको प्रॉपर जानकारी मिलती रहे। किसके तहत, 243 ZO के तहत। 243 ZP में विवरणी या रिटर्न के बारे में बताया गया है सहकारी समितियों के। 243 ZQ में अपराध और दंड के बारे में बताया गया है, यानी जो राज्य विधानमंडल होगा सहकारी समितियों के अपराधों के लिए कानून बना सकता है और उनके लिए अपराध और उनके लिए दंड की व्यवस्था भी कर सकता है, सजा भी वहां पर तय कर सकता है। किसमें है, 243 ZQ में। फिर ZR आता है, बहुराज्यिक सहकारी समितियों का लागू होना। ZS में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में इसका लागू होना, कि वहां पर क्या क्या प्रावधान होंगे। और फिर अंत में ZT आता है, विद्यमान कानूनों का बना रहना, यानी जब 2011 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसके लिए ये नियम वगैरह बनाए गए, तो ये कहा गया इस आर्टिकल के तहत कि इससे पहले की जो सहकारी समितियां हैं वो और उनसे रिलेटेड जो कानून हैं वो आपके बने रहेंगे। तो वो इस आर्टिकल में कहा गया है। तो सहकारी समितियों के आर्टिकल ज़्यादा नहीं पूछे जाते, सिर्फ इनकी रेंज याद कर लेना कि 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक आपकी सहकारी समितियां हैं। भाग याद कर लेना कि भाग 9ख में है और किस वर्ष इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, 2011 के संशोधन के तहत जो 97वां संविधान संशोधन था, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने स्थानीय स्वशासन के जो 2 और महत्वपूर्ण टॉपिक थे आपके, नगर निकाय और सहकारी समिति, उनको यहाँ पर कवर किया। पंचायती राज को पहले ही कवर कर लिया था, तो जो हमारा स्थानीय स्वशासन वाला टॉपिक है संविधान के अंतर्गत, वो आपका कवर हो चुका है। संविधान की 29 क्लासेस में हमने संविधान के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अभी तक कवर किया है। 5 से 6 क्लासेस आपकी संविधान की और बची है। उसके बाद आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल नोट्स हमने इसमें देखे हैं। आपकी जो अलग अलग इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं, सबके नोट्स सिंपल, सरल और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। इसमें हमने पूरे संवैधानिक जो विकास क्रम चला कि कैसे अधिनियम आए, कैसे संविधान सभा बनी, संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां थी, फिर हमारे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, राज्य नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, भाषा से संबंधित प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, सबको हमने डिटेल में इस पूरी सीरीज में अभी तक देखा है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।